नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों काफी दिनों के बाद में हमारा आमना सामना हुआ है, तो हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे और संधि के जो अंतर्गत है हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि का कंप्लीट रूप से अध्ययन कर लिया था। दोस्तों आज हम अध्ययन करने वाले विसर्ग संधि का, किसका? विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि में हमें सबसे पहले ये जानना है, सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करनी है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो परिभाषा निकल के आती है कि जब किसी विसर्ग के बाद, जब किसी विसर्ग के बाद में स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा हो या फिर मेल होता है तो वहां विसर्ग संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है? विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक है भाई। परिभाषा पढ़ने के बाद में परिभाषा में हमें यह पता चल रहा है कि जब किसी विसर्ग के बाद में पहला पद होगा और पहले पद के बाद में क्या लगा हुआ मिलेगा दोस्तों? हमें विसर्ग मिलेगा। ठीक है। तो विसर्ग के बाद में आगे आने वाला जो शब्द वर्ण है उसमें किसका मेल हो रहा हो? स्वर वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा हो, तो वहां पर जो संधि मानी जाती है वो कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों? वो विसर्ग संधि मानी जाती है। जैसे ज्योति प्लस चक्कर, ये पहला पद है और यहां पर देखो विसर्ग आया है। क्या आया? विसर्ग। विसर्ग के बाद में किसका मेल हुआ है? व्यंजन वर्ण का मेल हुआ है। ठीक है। किसका मेल हुआ है? व्यंजन वर्ण का मेल हुआ है। तो नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा? ज्योतिष चक्कर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ज्योतिष चक्कर। ठीक है। यहां पर जो विसर्ग है वो विसर्ग किसमें बदल रहा है दोस्तों? विसर्ग स में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? स में बदल रहा है। ठीक है। ये विसर्ग तालव्य स में बदल रहा है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं जैसे बही प्लस अंग, नया शब्द बनेगा बहिरंग। क्या बनेगा? बहिरंग। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं मने प्लस बल, तो नया शब्द बनेगा यहां पर मनोबल। क्यों और कैसे बना है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले पद में देखो यहां पर किसका मेल हुआ? विसर्ग आया और विसर्ग के बाद में यहां पर व्यंजन वर्ण, यहां पर स्वर वर्ण, यहां पर फिर व्यंजन वर्ण का मेल हुआ है। एक शब्द ऐसा आया जिसमें विसर्ग है वो तालव्य स में बदल रहा है, दूसरा जो विसर्ग है वो रे में बदल रहा है, तीसरा जो विसर्ग है वो किस में बदल रहा है? ओ में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों विसर्ग संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। हम उन 3 भेदों की बात करें तो पहली है सत्व विसर्ग संधि। कौन सी? सत्व विसर्ग संधि। दूसरी है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि। और तीसरी होती है ऋत्व विसर्ग संधि। कौन सी भाई? ऋत्व विसर्ग संधि। ठीक है। सत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत तीनों स को शामिल किया जाता है। विसर्ग हमेशा ही किसमें बदल जाता है? या तो तालव्य मूर्धन्य या फिर दंते स में बदल जाता है। उत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग हमेशा ही किसमें बदलता है? ओ में बदल जाता है। और ऋत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाता है दोस्तों? वो हलंत र में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हलंत र में बदल जाता है। तो जब किसी विसर्ग के बाद में यहां पर क्या आया? विसर्ग आया। परिभाषा के अनुसार ही काम हो रहा है।
कि जब विसर्ग के बाद में किसी स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो दोस्तों वहां पर जो संधि मानी जाती है उसको क्या कहते हैं, वहां पर जो संधि मानी जाती है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के तीन भेद माने जाते हैं। सत्व विसर्ग संधि, विसर्ग किस में बदलेगा, तालव्य से, मूर्धन्य से या फिर दंत्य से में बदल जाएगा। ठीक है। उत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। और रुत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत जो विसर्ग है दोस्तों वो किस में बदल जाएगा, वो हलंत रे में बदल जाएगा। हलंत रे में बदलता है तो रुत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है भाई, दिख रहा है सबको आसानी के साथ में? ठीक है भाई, मिटा दो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सत्व विसर्ग संधि। कौन सी भाई, सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। और सत्व जो विसर्ग संधि है इस संधि में हम पढ़ते हैं सबसे पहला जो नियम, सबसे पहला नियम, नियम संख्या एक, सबसे पहला नियम। पहला नियम दोस्तों, पहला नियम कहता है कि यदि यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद में च, छ और तालव्य स का मेल हो रहा हो, तालव्य स का मेल हो रहा हो, ठीक है, तो ये जो विसर्ग होता है ये विसर्ग किस में बदल जाता है, ये विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है। किसमें, हलंत तालव्य स में बदल जाता है। नियम को ध्यान पूर्वक सुनना है। यदि विसर्ग के बाद में किसका मेल हो रहा हो, च का मेल हो रहा हो, छ का मेल हो रहा हो, या फिर जो तालव्य स है उसका मेल हो रहा हो, सत्व विसर्ग संधि का दोस्तों पहला नियम पढ़ रहे हैं। यदि विसर्ग के बाद में च, छ और तालव्य स का मेल हो रहा हो तो दोस्तों तालव्य स है वो, सॉरी विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, ये विसर्ग तालव्य स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये विसर्ग है वो तालव्य स में बदल जाएगा। जैसे अभी हमने बात करी थी एक उदाहरण की, जैसे मैं उदाहरण लिखूं, ज्योति प्लस चक्कर, ज्योति प्लस चक्कर, ठीक है। यहां पर विसर्ग आया और विसर्ग के साथ में किसका मेल हुआ है, च का मेल हुआ है। च का मेल होने के कारण बदलाव किसमें होगा, विसर्ग में होगा, और विसर्ग किसमें बदल जाएगा, तालव्य स में। तो मैं ज्योति शब्द को वैसा का वैसा लिख दूं और विसर्ग किसमें बदल दिया, विसर्ग को मैंने हलंत तालव्य स में बदल दिया, आगे में वैसा का वैसा लिख दूं तो ये क्या बन गया दोस्तों, ज्योतिष चक्कर बन गया। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं मन प्लस चेतना, क्या लिखूं, मन प्लस चेतना, तो क्या हो जाएगा, ये मन को तो मैं वैसा का वैसा लिख दूं दोस्तों, बदलाव होगा वो बदलाव किस में होगा, बदलाव केवल और केवल विसर्ग के अंतर ही होगा, विसर्ग ही बदलेगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा, क्योंकि विसर्ग के बाद में च का मेल हुआ तो ये किस में बदल जाएगा, ये स में बदल जाएगा, और क्या हो गया, ये मनस चेतना हो गया। ठीक है। यदि ठीक उसी प्रकार में लिखूं मन प्लस चिकित्सा, मन प्लस चिकित्सा, या फिर मैं लिखूं मन प्लस चिकित्सक, मन प्लस चिकित्सक, ठीक है। यहां पर भी क्या है, विसर्ग आया, विसर्ग के बाद में दोनों में च का ही मेल हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मनस चिकित्सा हो गया, ठीक है।
और मन प्लस चिकित्सक का क्या हो गया, ये मनस चिकित्सक हो गया, मनस चिकित्सक हो गया। तो ये सत्व विसर्ग संधि का हमारा पहला नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद में किसका मेल हो रहा है दोस्तों, च, छ और से का मेल हो रहा हो, ऐसा होने पर हमेशा बदलाव किस में होगा, विसर्ग में होगा, और विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य स में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार लिखूं, जैसे मैं लिखूं कै प्लस चित, कै प्लस चित, या फिर मैं लिखूं अंत प्लस चेतना, कै प्लस चित या फिर अंत प्लस चेतना। कै के बाद में विसर्ग आया है, ठीक है, तो विसर्ग के साथ में किसका मेल हो रहा है, चे का मेल हो रहा है। तय के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के साथ में भी किसका मेल हो रहा है दोस्तों, चे का मेल हो रहा है। तो किसमें बदलेगा, तालव्य में। तो ये क्या हो गया, ये कसित हो गया, और ये क्या हो गया, ये अंतस चेतना हो गया। क्या हो गया, अंतस चेतना हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य आपको समझ में आएंगे। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण लेके आया हूं मैं, अब और उदाहरण आपको देने वाला हूं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके मेरे को बताएं। पहला नियम है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि यदि विसर्ग के बाद में च, छ और तालव्य स का मेल हो रहा हो, बदलाव किसमें करना है, दोनों पदों में कोई बदलाव नहीं करना है। बदलाव किसमें करना है दोस्तों, बदलाव केवल विसर्ग में करना है। और सत्व विसर्ग संधि का पहला नियम कह रहा है कि च, छ और तालव्य स का मेल हो रहा हो तो विसर्ग किसमें बदल रहा है दोस्तों, तालव्य स में बदल रहा है, हलंत तालव्य स में बदल रहा है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कुछ, ठीक है भाई। उदाहरण आपके सामने, जैसे आ प्लस चरिय, पूरे प्लस चरण, यस प्लस शेष, हरि प्लस चंद्र, तप प्लस चर्या, यस प्लस शरीर, पुनः प्लस च और अंत प्लस चक्षु। कार्य किस आधार पर होगा, कार्य अभी हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे, कार्य उसी नियम के आधार पर होगा कि यदि विसर्ग के बाद में च, छ और तालव्य स का मेल हो रहा है दोस्तों, बदलाव केवल विसर्ग में होगा। विसर्ग किसमें बदल जाएगा, विसर्ग तालव्य स में बदल जाएगा। देखते, आ और आ के बाद में विसर्ग आया है, क्या आया है, विसर्ग आया, विसर्ग किसमें बदलेगा, च में बदलेगा, नया शब्द आश्चर्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आश्चर्य। ठीक उसी प्रकार पूरे, ये क्या आया है, विसर्ग है, विसर्ग के साथ में च का मेल हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नया शब्द पुरस्चरण बनेगा, और पुरस्चरण शब्द में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक उसी प्रकार ये स प्लस शेष है दोस्तों, विसर्ग के बाद में तालव्य स का मेल हुआ है, विसर्ग किसमें बदलेगा, तालव्य हलन तालव्य स में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यशस शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यशस शेष हो जाएगा। हरि प्लस चंद्र, विसर्ग किसमें बदलेगा, तालव्य स में हरिश्चंद्र हो जाएगा। तप प्लस चर्या, क्या हो जाएगा, नया शब्द तपश्चर्या हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार यश प्लस शरीर, ये यशस शरीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यशस शरीर हो जाएगा। और पुनः प्लस च, ये दोस्तों पुनश्च यानी दोबारा पुनश्च हो जाएगा। फिर विसर्ग के साथ में च का मेल हुआ तो ये अंत प्लस चक्षु, ये अंतस चक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतस चक्षु हो जाएगा। तो ये हमारा सत्व विसर्ग संधि का एक नियम कंप्लीट हो गया। नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में च, छ और स का मेल होता हो तो दोस्तों केवल और केवल बदलाव किसमें हो रहा है, विसर्ग में हो रहा है। विसर्ग किसमें बदल रहा है, विसर्ग तालव्य स, अलंत तालव्य स में बदल रहा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, दूसरे नियम के बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, अब देखो दूसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं। नियम संख्या 2 दोस्तों, दूसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद में, किसके बाद में, विसर्ग के बाद में सबसे पहले आया था भाई च, च और स। दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद में
टे ठे और मूर्धन्य स का मेल हो रहा हो। किसका मेल हो रहा हो? पहले विसर्ग आता है, विसर्ग के बाद में क्या लिखा हुआ मिलता है? टे लिखा हुआ मिलता है, ठे लिखा हुआ मिलता है, और उसके साथ में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है दोस्तों? मूर्धन्य स लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? मूर्धन्य स लिखा हुआ मिलता है। तो दोस्तों ये विसर्ग है, ये विसर्ग किसमें बदलेगा? ये विसर्ग मूर्धन्य स में ही बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्य स, यानी हलंत मूर्धन्य स में बदलेगा। यहां पर भी जो बदलाव हो रहा विसर्ग संधि में दोस्तों याद रखना है, जो बदलाव होगा वो किसमें होगा? केवल और केवल विसर्ग में ही होगा। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद में टे ठे और मूर्धन्य स का मेल हो रहा हो तो विसर्ग किसमें बदलेगा? हलंत मूर्धन्य स के अंतर्गत बदल जाएगा। जैसे धनो प्लस टंकार, धनो प्लस टंकार, ठीक है। विसर्ग आया, विसर्ग के बाद में किसका मेल हुआ है? विसर्ग के बाद में दोस्तों टे का मेल हुआ है, ठीक है। तो यहां पर धनु शब्द को मैं वैसा का वैसा लिख दूं, विसर्ग को किसमें बदल दूं? हलंत मूर्धन्य स में बदल दूं, आगे वाला वैसा का वैसा लिख दूं, दोस्तों नया शब्द बनेगा। वो क्या बनेगा? धनुष टंकार है। यानी यहां पर जो विसर्ग है वो किसमें बदल रहा है? ये विसर्ग मूर्धन्य स में बदल रहा है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं चतु प्लस टीका, क्या लिखूं? चतु प्लस टीका। यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के साथ में फिर टे का मेल हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? नया शब्द चतुष्टिका बनेगा। और दोस्तों चतुष्टिका शब्द में कौन सी संधि मानी जाती है? विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं चतु प्लस षष्ठी, चतु प्लस षष्ठी, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के साथ में देखो स का मेल हुआ है ना, मूर्धन्य स का मेल हुआ है, तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? चतुष्षष्ठी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चतुष्षष्ठी बन जाएगा। और चतुष्षष्ठी शब्द में भी कौन सी संधि मानी जाती है? विसर्ग संधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? विसर्ग संधि मानी जाती है। यहां पर मैं लिखूं बलि प्लस ठे लिख दूं, क्या लिख दूं? बलि प्लस ठे। विसर्ग के बाद में ठे का मेल हुआ है, तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों? बलिष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यदि मैं ठीक उसी प्रकार लिखूं कनी प्लस ठे, विसर्ग के साथ में ठे का मेल हुआ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं वरी प्लस ठे, तो विसर्ग के साथ में ठे का मेल हुआ है, ये क्या हो जाएगा? वरिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा एक और नियम, पहला जो नियम था हमने ये पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा था? च छ और तालव्य से आ रहा था, तो विसर्ग के बाद में च छ और तालव्य से आता है, तो विसर्ग हलंत तालव्य से में बदल रहा था। सत्वय विसर्ग संधि का दूसरा नियम कह रहा कि विसर्ग के बाद में ट ठ और फिर यदि मूर्धन्य से आता है तो विसर्ग किसमें बदलता है? मूर्धन्य स में बदल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, मिटा दो। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो तीसरा नियम, ठीक है, सत्वा विसर्ग संधि का तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद में तय थे और दंते से, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? तय आ जाए, थे आ जाए, या फिर दंते से का मेल होता है, तो सामान्य सी बात है यदि च और विसर्ग के बाद में च छ और तालव्य से आ रहा है, तो विसर्ग तालव्य से में बदल रहा है। विसर्ग के बाद में टे ठे और मूर्धन्य से आ रहा है, तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदल रहा है। लेकिन विसर्ग के बाद में तय थे और दंते से आ रहा है, तो दोस्तों विसर्ग किसमें बदलेगा? विसर्ग हलंत दंते से में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? हलंत दंते से में बदल जाएगा। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लिखूं, नमय प्लस ते, नमय प्लस ते,
विसर्ग के बाद में क्या है, तय आया है। मैं लिखूं मने प्लस ताप, ठीक है। फिर विसर्ग के बाद में था नमय प्लस ते, बदलेगा कौन, विसर्ग बदलेगा। नमय को मैं वैसा का वैसा लिख दूं, विसर्ग किसमें बदल रहा है, हलंत दंते से में बदल रहा है। तय को मैं वैसा का वैसा लिख दूं, नया शब्द क्या बनेगा, नमस्ते बनेगा। क्या बनेगा, नमस्ते बनेगा। और नमस्ते शब्द में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक उसी प्रकार मने प्लस ताप विसर्ग के साथ में किसका मेल हुआ है दोस्तों, तय का मेल हुआ है। तय का मेल होने पर विसर्ग किसमें बदल रहा है, दंतेसा में बदल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मनस्ताप हो गया। क्या हो गया, मनस्ताप। और मनस्ताप संधि में कौन सी संधि मानी जाती है, विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं सिरे प्लस त्राण, सिरे प्लस त्राण लिखूं, या फिर मैं अंतय प्लस तल लिखूं, नया शब्द क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए बताओ, देखिए जल्दी से। पुण्य प्लस स्मरण लिखूं, पुण्य प्लस सर लिखूं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए नया शब्द क्या बनेगा। देखते हैं, यहां पर देखो विसर्ग है, सिरे के बाद में विसर्ग है, लेकिन विसर्ग के बाद में किसका मेल हुआ है, ये विसर्ग है। और विसर्ग के बाद में त्रय का मेल हुआ है। लेकिन अब बात वही आ गई कि सर यहाँ पर तो तय आया ही नहीं, तो दोस्तों ये त्रय किससे बनता है, ये त्रय देखो तय प्लस रे प्लस ए के योग से बनता है। तो पहला शब्द क्या है, इसमें तय है, तो इसमें तय आया है। तय आया है किसमें बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शिरस्त्राण हो जाएगा, शिरस्त्राण हो जाएगा। सिरे यानी सिर की, त्राण यानी रक्षा करने वाला। दोस्तों सिर की जो रक्षा करने वाला उसको हेलमेट कहते हैं, और हेलमेट को हिंदी भाषा में शिरस्त्राण कहते हैं, ठीक है। अंतः प्लस तल, यहां पर देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में तय का मेल हुआ है, किसका मेल हुआ है, विसर्ग के बाद में तय का मेल हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अंतस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतस्थल। पुनः प्लस स्मरण, ये पुनः स्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनः स्मरण। विसर्ग किसमें बदल रहा है, स आया है तो भी किसमें बदलेगा, ये स में ही बदलेगा। तो एक आधा स पहले से और एक में और लिख दो, तो ये पुनः स्मरण हो जाएगा। और पुनः स्मरण शब्द में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। पुनः प्लस शर, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के साथ में स का मेल हुआ है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पुनश्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनश्चर हो जाएगा। तो हमारा तीसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के साथ में तय, थ और स का मेल यानी दंते स का मेल हो रहा हो, तो दोस्तों विसर्ग किसमें बदल रहा है, दंते स में बदल रहा है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको कुछ और उदाहरण देने वाला हूं जिनके बारे में जल्दी से कमेंट करके आपको बताना, ठीक है। ठीक है भाई, हमारे सामने नए शब्द मने प्लस संताप, प्रातः प्लस स्मरण, अंतः प्लस संबंध, और बही प्लस थल। नया शब्द क्या बनेगा, मनय ताप का, मनय प्लस संताप का नया शब्द क्या बनेगा, विसर्ग के बाद में स का मेल हो रहा है, किसका मेल हो रहा है, विसर्ग के बाद में स का मेल हो रहा है। बदलाव किसमें होगा, विसर्ग में होगा। विसर्ग किसमें बदलेगा, दंते स में बदलेगा। ये क्या हो जाएगा, यह मनस संताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनस संताप हो जाएगा। प्रातः प्लस स्मरण क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रातः स्मरण हो जाएगा, प्रातः स्मरण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अंतः प्लस संबंध, विसर्ग के बाद में स का मेल हुआ है, तो यह अंतः संबंध हो जाएगा। और अंतः शब्द, अंतः संबंध, प्रातः स्मरण और मनस्ताप शब्द में भी कौन सी संधि मानी जाती है, विसर्ग संधि मानी जाती है। और बही प्लस थल आया है, अब क्या आ गया, थ आ गया, तो भी किसमें बदलेगा, दंते समय। तो ये क्या हो गया, ये नया शब्द बहिस्थल हो गया। और इन चारों शब्दों में कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों, सत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस शब्द में सत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि है, या फिर उत्व विसर्ग संधि है। जिस आधार पर हमने क्या कर लिया, इनका नियम बना लिया,
नियमों के आधार में पढ़ रहे हैं, आसानी के साथ में हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन विसर्ग संधि होगी ये 100% इस आधार पर हमें प्रश्न पूछेगा। कि सीधा प्रश्न ये पूछेगा कि बही प्लस तल शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, विकल्प में हमें दे देगा विसर्ग संधि, दूसरा विकल्प दे देगा स्वर संधि, और तीसरा जो विकल्प है वो दे देगा व्यंजन संधि, चौथा पूछेगा कोई नहीं। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण भी हम पहले पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक, तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, सत्व विसर्ग संधि नहीं पूछेगा तो सीधा विकल्प है हमें क्या मिलेगा, विसर्ग संधि तो 100% मिलेगा। तो इस प्रकार के सारे शब्दों में कौन सी संधि मानी जाती है, विसर्ग संधि मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारे सत्व विसर्ग संधि के 3 नियम कंप्लीट हो गए। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चौथा नियम के बारे में और चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, मिटा देता हूं। चौथा नियम, नियम संख्या 4। दोस्तों चौथा नियम कहता है कि यदि यदि ये विसर्ग और इस विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा उ स्वर हो, विसर्ग से पहले तो क्या हो, छोटी ई और छोटा उ स्वर हो, विसर्ग के बाद में किसका मेल हो रहा, आगे आने वाला जो कोई भी शब्द है उसका जो फर्तम वर्ण है, उसका जो फर्तम वर्ण है, यदि फर्तम वर्ण क, पे और मैं है, क, पे और मैं है, तो दोस्तों बदलाव इस विसर्ग में होगा और विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा, हलंत मूर्धन्य स में बदल जाएगा। सत्वा विसर्ग संधि का दोस्तों चौथा नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या हो, ई और उ, यानी छोटी ई और छोटा उ, इन दोनों का मेल हो रहा हो, विसर्ग से पहले ई और उ स्वर हो, दोनों की मात्रा लगी हुई मिलेगी। तो विसर्ग से पहले तो ई और उ स्वर हो, लेकिन विसर्ग के बाद में किसी भी शब्द का जो पहला वर्ण है वो या तो क लिखा हुआ हो या प लिखा हुआ हो या फिर मैं लिखा हुआ हो, तो दोस्तों बदलाव किसमें होगा, बदलाव केवल विसर्ग में होगा। और विसर्ग किसमें बदलेगा दोस्तों, विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाएगा। जैसे मैं यहां पर उदाहरण लिखूं, आवी प्लस कार, आवी प्लस कार लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, आवी प्लस कार लिख दिया। देखते हैं कार्य नियम के अनुसार हो रहा है क्या, ये यहां पर दोस्तों विसर्ग आया, लेकिन विसर्ग से पहले वह, और वह के साथ में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, लेकिन विसर्ग के बाद में जो भी शब्द आया है उसका जो प्रथम वर्ण है वो क्या लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, संधि करने पर विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आवी को वैसा का वैसा लिख दूं, विसर्ग को किसमें बदल दूं, हलंत मूर्धन्य स में बदल दूं, आगे में कार लिख दूं। दोस्तों क्या हो गया, आविष्कार हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं आवी प्लस कृत, आवी प्लस कृत, तो क्या हो जाएगा, आविष्कृत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं आवी प्लस करण, कर्ता एवं कृति, ठीक है, क्या बन जाएगा, आवी प्लस करण का आविष्करण बन जाएगा, आवी प्लस कर्ता का आविष्कर्ता बन जाएगा। ठीक है, और आवी प्लस कर्ती का आविष्कर्ती बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आविष्कर्ती बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं बही प्लस कार कृत
कृण, कृता और कृति। बही लिखा है, क्या लिखा? बही लिखा है के साथ में छोटी ई का मेल हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। आगे क्या है? विसर्ग है, विसर्ग के साथ में सारे वर्णों में देखो क का मेल हो रहा है, ठीक है। तो बही प्लस कार क्या हो जाएगा? विसर्ग किसमें बदल गया? मूर्धन्य स में बदल गया, बहिष्कार हो जाएगा। बही प्लस कृत, दोस्तों बहिष्कृत हो जाएगा। बही प्लस कर्ण, ये बहिष्करण हो जाएगा। बही प्लस कर्ता क्या हो जाएगा? दोस्तों बहिष्कर्ता हो जाएगा। और बही प्लस कर्ती क्या हो जाएगा? ये बहिष्कर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिष्कर्ती हो जाएगा। नियम एकदम से सिंपल है कि यदि विसर्ग से पहले क्या लिखा हुआ हो, विसर्ग से पहले ई और उ स्वर यानी छोटी ई या फिर छोटा उ लिखा हुआ हो, उसके बाद में जो शब्द आता है उसका फर्तमन क पे और मैं आ रहा हो, तो संधि करने पर विसर्ग किसमें बदल रहा है? मूर्धन्य स में बदल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है भाई। नया शब्द हमारे सामने चतु प्लस काष्ठ, चतु प्लस कोण, चतु प्लस पाद, चतु प्लस पद, चतु प्लस पथ और वपु प्लस मान। ये विसर्ग आया है और विसर्ग से पहले छोटे उ का मेल हुआ है, उसके बाद में क पे और मैं तीनों वर्णों का मेल हुआ है। विसर्ग किसमें बदलेगा? मूर्धन्य स में बदलेगा। तो चतु को मैं वैसा का वैसा लिख दूं, विसर्ग को किसमें बदल दूं? मूर्धन्य स में बदल दूं। आगे वाला शब्द क्या आया तो वैसा का वैसा लिख दूं, तो ये चतुष्काष्ठ हो जाएगा। चतु प्लस कोण क्या बनेगा? नया शब्द दोस्तों चतुष्कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विसर्ग किसमें बदलेगा? वो के बाद में विसर्ग आया, विसर्ग किसमें बदलेगा? मूर्धन्य स में बदलेगा। चतु प्लस पाद नया शब्द क्या बनेगा? चतुष्पाद बन जाएगा। चतु प्लस पद क्या बन जाएगा? चतुष्पद बन जाएगा। चतु प्लस पथ क्या हो जाएगा? विसर्ग, वही मूर्धन्य स में बदलेगा, चतुष्पथ हो जाएगा। पथ का होता रास्ता। और वपुमान क्या हो जाएगा? दोस्तों वपुष्मान हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्वर विसर्ग संधि का हमारा एक और नियम कंप्लीट हो गया। चौथा जो नियम कह रहा है कि ई विसर्ग से पहले छोटी ई या फिर छोटा उ स्वर आ रहा हो, विसर्ग के बाद में क पे और मैं आ रहा हो, तो विसर्ग किसमें बदलेगा? मूर्धन्य स में बदलेगा। किसमें बदलेगा? मूर्धन्य स में। दोस्तों मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि विसर्ग संधि के अंतर्गत बदलाव किसमें होता है? केवल और केवल विसर्ग में ही होता है। तो विसर्ग में यदि हमें नियम याद है, उदाहरण हमें याद नहीं, केवल नियम याद है, तो हमारा काम आसानी के साथ में हो जाएगा, हमें रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे चौथे नियम का भी स्क्रीनशॉट ले लें। एक और नियम के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है भाई, मिटा दूं। अब देखो पांचवा नियम। दोस्तों पांचवें नियम से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्थिति थोड़ी सी अलग है। स्थिति ये है कि विसर्ग, ये विसर्ग और विसर्ग से पहले यदि ए और आ स्वर लिखे हुए हो, विसर्ग से पहले क्या लिखा हो? विसर्ग से पहले ए और आ स्वर का मेल हो रहा हो। विसर्ग के बाद में आगे आने वाला जो प्रथम वर्ण है, आगे आने वाला कोई भी शब्द है, उसका जो प्रथम वर्ण है वो यदि क और पे हो, क्या लिखा हुआ? क और पे हो, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। कोई बदलाव नहीं होता है। विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्यों का त्यों विसर्ग
ज्यों का त्यों बना रहता है। विसर्ग में दोस्तों कोई बदलाव ही नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है ये। और ये नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए और आ स्वर लिखे हुए हो, विसर्ग के बाद में आगे आने वाले शब्द का जो फरता वर्ण है वो या तो क हो या फिर क्या लिखा हुआ हो, पे लिखा हुआ हो। संधि करने पर विसर्ग में बदलाव होगा ही नहीं, विसर्ग यथावत ही रहेगा। जैसे मैं लिखो यहां पर मन्ने प्लस कामना, मन्ने प्लस कामना। ने से मैं ए को अलग कर दूं, यहां पर देखो ने के साथ में ए स्वर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ने के साथ में ए स्वर जुड़ा हुआ है। ए के तुरंत बाद में विसर्ग का मेल हुआ है, क्या हुआ है? तो विसर्ग से पहले ए स्वर हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। आगे जो शब्द आया उसका पहला वर्ण क है क्या? बिल्कुल है। ऐसा होने पर विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये नया शब्द मने कामना बन गया। क्या बन गया? मने कामना। और मने कामना शब्द में कौन से संधि दोस्तों? विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं मने प्लस प्रसाद, मने प्लस प्रसाद, बताओ देखिए जल्दी से नया शब्द क्या बनेगा? मने प्लस प्रसाद, पे प्लस पान, अंत प्लस पूरे, अंत प्लस पूरे, रजे प्लस कण, रजे प्लस कण, तपे प्लस पूते। देखते हैं विसर्ग है, मन शब्द में ए की ए स्वर का मेल हुआ है, आगे पे का मेल हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मने प्लस प्रसाद का नया शब्द बनेगा, वो मने प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या लिखा हुआ है? ए स्वर लिखा हुआ है, सभी में ए स्वर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पे पान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अंतःपुर, रानियों के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। रजय प्लस कण, रजी यानी मिट्टी के, तो दोस्तों ये रजय कण हो जाएंगे। तपय प्लस पूत क्या हो जाएगा? ये तपय पूत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक और नियम क्लियर हो गया। याद रखना है कि विसर्ग से पहले ए और आ स्वर हो, और विसर्ग के बाद में आगे आने वाला जो फरता वर्ण है वो के और पे का मेल हो रहा हो, तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर सभी वर्णों में क्या है? ए स्वर आया है। क्या आया है? ए स्वर आया है, और आगे के और पे का ही मेल हुआ है। किसका मेल हुआ है? के और पे का मेल हुआ है, इसलिए विसर्ग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विसर्ग जैसा का था, विसर्ग को हमने वैसा का वैसा लिख दिया है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ और नियम है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो हमारे सामने कुछ ऐसे ही शब्द लिखे हुए, जैसे नमय प्लस कार है, पूरे प्लस कार है, तीरे प्लस कार है, भा प्लस पति, भा प्लस कर, बृहस्पति, वाच प्लस पति, श्रे प्लस कर, पूरे प्लस कृत, प्र प्लस पर, श्रे प्लस कार और तिरे प्लस कार। यहाँ पर जो दोस्तों मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए वो सारे के सारे उदाहरण तो इसी नियम के अनुसार ही प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन संधि कार्य इनमें इस नियम के अनुसार नहीं हो रहा। तो ये क्या माने जाते हैं? ये सत्व विसर्ग संधि के अपवाद माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अपवाद है। नमय प्लस कार है, यहाँ पर विसर्ग है वो दंते समय बदल रहा है, नया शब्द क्या बन रहा है? नमस्कार बन रहा है, ठीक है। नियम तो कि विसर्ग से पहले सभी में ए और आई है, आगे सब में क और पे का ही मेल हुआ है, तो विसर्ग में बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें क्या करेगा? यहां पर कोई भी शब्द देगा वो कंफ्यूज करेगा, ठीक है। संधि तो विसर्ग संधि ही रहेगी, लेकिन मने कामना दे दिया, मने प्लस प्रसाद दे दिया, मने प्लस कण दे दिया, और फिर उसमें हमें ये दे दिया कि तिरे प्लस कार दे दिया।
स्थिति अलग होगी, विसर्ग संधि तो है, लेकिन निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो किस आधार पर बदलेगा या फिर किसका नया शब्द कैसे बनेगा, इस आधार पर हमें प्रश्न पूछेगा। तो पूरे पुरस्कार का नया शब्द क्या बनेगा? पुरस्कार विसर्ग किसमें बदला है? दंतेश में। तिरय पुरस्कार का क्या बनेगा? तिरस्कार बनेगा। भा प्लस पति बासपति बनेगा। भा प्लस कर भास्कर बनेगा। व्रह प्लस पति बृहस्पति बनेगा। वाच प्लस पति दोस्तों वाचस पति बन जाएगा, ठीक है। श्रेय प्लस कर श्रेयस्कर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? श्रेयस्कर बन जाएगा। पुरः प्लस कृत ये पुरस्कृत बन गया। पर प्लस पर दोस्तों परस्पर बन गया। सरह प्लस कार यहां पर विसर्ग ओ में बदल गया, सरोकार हो गया। तिरह प्लस कृत ये तिरस्कृत हो गया, क्या हो गया? तिरस्कृत हो गया। तो ये पांचवें नियम के अपवाद माने जाते हैं। यदि ए आ के बाद में विसर्ग आ रहा हो, विसर्ग से पहले ए आ रहा हो और फर्तवर्ण क और पे का मेल होता है तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन ये उदाहरण तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, ये इस नियम के अपवाद माने जाते हैं और अपवाद होने के कारण ये अन्य स्थिति में बदल रही। सारे उदाहरण में संधि तो विसर्ग संधि है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाएगा। हमें पूछेगा कि मने प्लस कामना शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प में हमें मने प्लस कामना भी मिलेगा और क्या मिलेगा? मनोकामना भी मिलेगा। क्या मिलेगा? मनोकामना भी मिलेगा। या फिर नियम के अनुसार पूछेगा कि कौन सा शुद्ध नहीं है। पर प्लस पर दे दिया, सरह प्लस कार दे दिया, तिरह प्लस कृत दे दिया, मने प्लस कामना दे दिया, तो इसका नया शब्द मने प्लस कामना रहता है। तो ये इन चारों से क्या हो गया? भिन्न हो गया। प्रश्न पूछने का तरीका बदल देगा। तो इस आधार पर हमें प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखना है ये कुछ विशेष शब्द है और ये इस नियम के क्या माने जाते हैं? अपवाद माने जाते हैं। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और नियम के बारे में, सत्व विसर्ग संधि का एक और नियम पढ़ते हैं, ठीक है भाई? मिटा दो। अब दोस्तों सत्व विसर्ग संधि का हम लास्ट नियम पढ़ेंगे। सत्व विसर्ग संधि का छठवां जो नियम है, छठवां नियम, छठवां नियम कहता है कि जो विसर्ग है इस विसर्ग से पहले ए स्वर हो। विसर्ग से पहले क्या लिखा हो? ए स्वर लिखा हो। लेकिन विसर्ग के बाद ए के अलावा, ए स्वर के अलावा विसर्ग के बाद ए स्वर के अलावा अन्य किसी स्वर का, अन्य किसी स्वर का मेल हो रहा हो तो वहां केवल विसर्ग का ही लोप होता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा और अन्य किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार नियम को फिर से सुना। विसर्ग से पहले ए स्वर का मेल हो रहा हो और विसर्ग के बाद में ए के अलावा, ए को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, यहां पर विसर्ग आया और विसर्ग में जो तय आया है, तय के साथ में ए स्वर का मेल हुआ है, तय प्लस ए बराबर पूरा तय बना। विसर्ग आया लेकिन विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर का मेल हो रहा हो
ए स्वर का मेल हुआ तो विसर्ग गायब हो जाएगा और परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं तत् प्लस एव, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग बदलेगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस एव का सही संधि ततेव हो जाएगा। तो अतएव और ततेव शब्द में कौन सी संधि, विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार में लिखो यश प्लस इच्छा, नया शब्द क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करो। यश प्लस इच्छा लिख दिया, मन प्लस उच्छेद, पे प्लस आदि और पे प्लस इच्छा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, यश प्लस इच्छा, मन प्लस उच्छेद, पे प्लस आदि और पे प्लस पान। नियम के अनुसार विसर्ग का लोप कर देना, बाकी कोई स्थिति आ ही नहीं रही। यश प्लस क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, मन प्लस उच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मन उच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पे आदि हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पे इच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पे इच्छा। तो सत्वा विसर्ग संधि का लास्ट छठवां नियम कहता है कि विसर्ग से पहले क्या लिखा हुआ हो दोस्तों, विसर्ग से पहले ए स्वर लिखा हुआ हो और विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर कोई भी स्वर है, यहाँ पर देखो ए आया, ई आया, ओ आया, आ आया है, इसका मतलब ए तो वापस नहीं आया। ऐसा मेल होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, केवल लोप हो जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि अतः प्लस एव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि क्या होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः प्लस एव की सही संधि अतएव हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग से पहले सब में ए आ रहा है, बाद में आगे ए को छोड़कर अन्य स्वर का मेल हो रहा है, तो किसका, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये सारी स्थिति हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। तो इस नियम के अनुसार हमारे सत्व विसर्ग संधि वो कंप्लीट हो गए। अब हम अध्ययन करते हैं उत्व विसर्ग संधि, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। सत्व के बाद में हम अध्ययन करने वाले उत्व विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। उत्व विसर्ग संधि में हमारा जो नियम है, सारा कार्य एक ही नियम के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। उत्व विसर्ग संधि में सारा कार्य एक ही नियम के आधार पर हो जाएगा। उत्व जो विसर्ग संधि का जो नियम है वो कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ये विसर्ग और इस विसर्ग से पहले क्या हो, ए स्वर हो, विसर्ग से पहले क्या लिखा हुआ, ए स्वर लिखा हुआ, और इस विसर्ग के बाद में ए स्वर, ए के अलावा कोई भी घोष वर्ण, कोई भी घोष वर्ण, घोष वर्ण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर क्या होता है ये रे, ले, वे और है होता है, वो घोष वर्ण माने जाते हैं। वर्ग तो 5 होते हैं, क वर्ग का तीसरा क्या हो गया, गे, घे, और फिर ये चे का जय, झे और ये। तो ये क्या कहता है कि उत्व विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग से पहले ये विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले वाले जो भी पहला पद है, उस पहला पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, ए स्वर ही होगा। विसर्ग के बाद में ए स्वर हो, ए के अलावा अन्य कोई स्वर नहीं होने चाहिए, ए के अलावा अन्य कोई स्वर होगा तो वो सत्व विसर्ग संधि होगी, उसमें स्थिति चेंज हो जाएगी, जिसकी हमने चर्चा कर ली। ए स्वर हो या फिर कोई भी घोष वर्ण, सॉरी कोई भी सघोष वर्ण हो, कोई भी घोष वर्ण हो, सॉरी घोष वर्ण, घोष या फिर सघोष वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रे, ले, वे और है, ये सारे घोष वर्ण माने जाते हैं।
और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो अघोष वर्ण माने जाते हैं। ऐसा होता है। तो दोस्तों ये विसर्ग ही बदलाव होगा और विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। जैसे मने प्लस अभिलाषा, क्या लिखा है मैंने, मने प्लस अभिलाषा। ये विसर्ग से पहले न किससे बना, न प्लस ए, यानी न में एस स्वर का मेल हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। आगे क्या है, विसर्ग के बाद में या तो ए आ जाए या फिर कोई भी घोष वर्ण आ जाए। बहुत सारे उदाहरणों की चर्चा करेंगे, सारे वर्ण घोष वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा दोस्तों, केवल विसर्ग बदलेगा और विसर्ग ओ में बदल जाएगा। ये क्या आ गया, मैं न को वैसा का वैसा लिख दूं। अब विसर्ग ओ में बदलेगा तो मैं न पर ओ की मात्रा लगा दूं। दो स्वर एक साथ आएंगे नहीं तो ए यहाँ पर आगे आने वाला जो ए है, इस ए का भी लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये मनोभिलाषा हो जाएगा। मने प्लस अभिलाषा का नया शब्द क्या बनेगा, मनोभिलाषा बनेगा। और दोस्तों मनोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि मानी जाती है, विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं मने प्लस अनुभूति, मने प्लस अनुभूति, ये मने में एस स्वर आया है, उसके बाद में विसर्ग आएगा, नहीं विसर्ग से पहले एस स्वर का मेल हुआ है तो मने को मैं वैसा का वैसा लिख दूं। विसर्ग किसमें बदलेगा, ओ में बदल जाएगा, ए का लोप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मनो अनुभूति हो जाएगा। तो मनो अनुभूति शब्द में कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों, विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार मैं मने प्लस अभिराम लिखूं, मने प्लस अभिराम, तो इसका जो नया शब्द क्या बनेगा, ये दोस्तों मनोभिराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोभिराम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं मने प्लस दशा, अब घोष वर्ण आया है क्या, बिल्कुल है। तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, तय, थे, दे, धे और न, ये द आया है। क्या है, द आया, इसका मतलब तीसरा वर्ण है तो घोष वर्ण हो गया। द घोष वर्ण है तो भी क्या होगा, पहले विसर्ग, विसर्ग के पहले ए, आगे द का मेल यानी घोष वर्ण का मेल हो रहा है। विसर्ग किसमें बदल रहा है, ओ में बदल रहा है। नया शब्द क्या बनेगा, मनोदशा बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं मने प्लस रंजन, मने प्लस रंजन, ये रे ले वे आया है क्या, बिल्कुल आया। विसर्ग किसमें बदलेगा, ओ में बदलेगा। नया शब्द क्या हो गया दोस्तों, मनोरंजन हो गया। और मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि मानी जाती है, उत्तर विसर्ग संधि मानी जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है भाई, हमारे सामने नए उदाहरण मने प्लस हरे, मने प्लस विकार, मने प्लस योगे, मने प्लस बले, मने प्लस नीते, मने प्लस जय, तमे प्लस गुणे, ये स प्लस धरा, अद्य प्लस गति, तपे प्लस भूमि, अद्य प्लस मुखी, सिरे प्लस मणि, नभे प्लस मंडल और तपे प्लस बल। दोस्तों विसर्ग और विसर्ग के बाद में सभी वर्णों में केवल और केवल प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उन सभी के साथ में एस स्वर का मेल हुआ है। आगे आने वाले सभी वर्ण है वो क्या, सभी आगे आने वाला जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण है वो घोष वर्ण है। कौन सा है, घोष वर्ण है। तो संधि करने पर विसर्ग किसमें बदल रहा है, ओ में बदल रहा है। तो मने प्लस हर का नया शब्द क्या बनेगा, मनोहर। मने को वैसा का वैसा लिख दूं, विसर्ग को ओ में बदल दूं, हर आगे है आ रहा है घोष वर्ण है तो क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। मने प्लस विकार नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों, मनोविकार बनेगा। मनोविकार शब्द में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। मने प्लस योग मनोयोग बनेगा, मनोयोग शब्द में भी विसर्ग संधि। मने प्लस बल क्या बनेगा, मनोबल बनेगा, मनोबल शब्द में भी विसर्ग संधि। मने प्लस नित्य क्या हो जाएगा दोस्तों, मनोनित हो जाएगा। मने प्लस जय
मनोज हो जाएगा। ठीक उसी के बाद तमय प्लस गुण दोस्तों तमोगुण हो जाएगा। और तमोगुण शब्द में भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग से पहले सभी में ए स्वर है, आगे घोष वर्ण का मेल हो रहा है, तो विसर्ग किसमें बदल रहा है? ओ में बदल रहा है। यशः प्लस धरा दोस्तों यशोधरा हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि यशः प्लस दा लिखा हुआ होता तो दोस्तों ये यशोदा बन जाता। क्या बन जाता? यशोदा बन जाता। अध्यय प्लस गति क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अधोगति हो जाएगा। ठीक है। तपय प्लस भूमि तपोभूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपोभूमि, क्योंकि विसर्ग किसमें बदल रहा है? ओ में बदल रहा है। अध्यय प्लस मुखी क्या हो जाएगा दोस्तों? अधोमुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधोमुखी हो जाएगा। सिरे प्लस मणि ये शिरोमणि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिरोमणि हो जाएगा। नभः प्लस मंडल ये नभोमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नभोमंडल। तपय प्लस बल दोस्तों ये तपोबल हो जाएगा। और तपोबल शब्द में भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो उत्व विसर्ग संधि में क्या हो रहा है कि विसर्ग के से पहले क्या मिलेगा? विसर्ग से पहले सभी जो प्रथम वर्ण है, प्रथम जो पद है, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण में केवल ए स्वर मिलेगा। तो विसर्ग से पहले ए स्वर हो और विसर्ग के बाद में या तो ए स्वर हो या फिर कोई भी घोष वर्ण हो, तो बदलाव किसमें होगा? केवल विसर्ग में होगा। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा दोस्तों? ओ में बदल जाएगा। तो ये उत्व विसर्ग संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्ट जो तीसरा वर्गीकरण हमने किया था, विसर्ग संधि के तीन भेद माने थे, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और ऋत्व विसर्ग संधि। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हम ऋत्व विसर्ग संधि का भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है भाई, मिटा दूं? ओके जी। हाँ भाई, तीसरी जो संधि है वो है ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि दोस्तों, ऋत्व विसर्ग जो ऋत्व विसर्ग संधि है, इस ऋत्व विसर्ग संधि में एक नियम है और उसी नियम में ऋत्व विसर्ग संधि है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ऋत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत क्या होता है कि विसर्ग क्या आ जाए? ये विसर्ग, इस विसर्ग से पहले ए स्वर के अलावा, ए स्वर के अलावा अन्य कोई स्वर हो, ए स्वर के अलावा अन्य कोई स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले ए नहीं होना चाहिए, ए स्वर नहीं होना चाहिए, ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो। विसर्ग के बाद में कोई भी घोष वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये वे और केवल है, रे और ले होगा तो विसर्ग ओ में बदलेगा। विसर्ग से पहले ए होगा, ए के अलावा घोष वर्ण होगा तो विसर्ग ओ में बदलेगा। विसर्ग से पहले ए को अलावा अन्य कोई स्वर होगा, आगे घोष वर्ण और घोष वर्ण में ये वे और है ही होगा। बदलाव किसमें होगा? केवल विसर्ग में होगा। और विसर्ग किसमें बदल जाएगा दोस्तों? हलंतर रे में बदल जाएगा। विसर्ग किसमें बदल जाएगा? हलंतर रे में बदल जाएगा। जैसे हाँ भाई, ए और हो, घोष वर्ण या फिर ए स्वर हो, ठीक है। ए को विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर हो, ए नहीं होना चाहिए। घोष वर्ण या फिर कोई भी ए स्वर हो या फिर ये वह है हो तो विसर्ग किसमें बदलेगा? हलंतर रे में बदल जाएगा। जैसे बही प्लस अंगे, बही प्लस अंग, है के साथ में छोटी ई की मात्रा है,
इसका मतलब विसर्ग से पहले ए तो नहीं आया है, ए के अलावा अन्य कोई स्वर आया है, ठीक है। विसर्ग के बाद में किसका मेल हुआ है, ए का मेल, या फिर किसी घोष वर्ण का मेल होता है, या फिर ये व है का मेल होता है, विसर्ग हलंत रह में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, वही को मैं वैसा का वैसा लिख दूं। यहां पर देखो ये विसर्ग किस में बदल रहा है, विसर्ग तो हलंत रह में बदल रहा है, लेकिन रह के साथ में किसका मेल हो रहा है, ए का मेल हो रहा है। तो यहाँ पर रह पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है, विसर्ग तो बदल रहा है लेकिन रह पूरा हो रहा है। अनुस्वार को वैसा का वैसा लिख दूं और मैं इसको क्या लिख दूं, ग लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। बही प्लस अंगे का सही संधि बहिरंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग किसमें बदल रहा है, रह में बदल रहा है। रह के साथ में आगे ए का मेल हुआ है, तो रह क्या हो गया, पूरा हो गया। अनुस्वार वैसा का वैसा लगा दिया, तो ये बहिरंग हो जाएगा। और बहिरंग शब्द में कौन सी संधि दोस्तों, विसर्ग संधि, और विसर्ग के अंतर्गत भी ऋतु विसर्ग संधि। यदि बही प्लस मुखी लिखूं मैं, बही प्लस मुखी क्या हो जाएगा, बही को मैं वैसा का वैसा लिख दूं। विसर्ग किसमें बदलेगा, हलंत रह में बदलेगा। तो हलंत रह ऊपर वाला रह हमेशा ही आधा होता है, आगे आने वाले वर्ण पर चला जाता है और उससे पहले गिरता है, क्या हो जाएगा, ये बहिर्मुखी हो जाएगा। तो ज्यादा बोलता है वो बहिर्मुखी। तो बही प्लस मुखी, यहां पर विसर्ग किसमें बदल रहा है, रह में बदल रहा है। और बहिर्मुखी शब्द में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक उसी प्रकार यदि मैं बही प्लस भाग लिखूं, क्या लिखूं, बही प्लस भाग, विसर्ग को किसमें बदल दूं मैं, हलंत रह में, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बहिर्भाग हो गया। और बहिर्भाग शब्द में भी कौन सी संधि, विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं आसी प्लस वाद लिखूं, आसी प्लस वाद लिखूं, ठीक है, स की मात्रा में एक की मात्रा बढ़ी, आसी प्लस वाद। आसे शब्द को मैं वैसा का वैसा लिख दूं, हलंत रह में बदलेगा, वह पर चला जाएगा। और ये क्या हो गया दोस्तों, ये आशीर्वाद हो गया। शुद्ध अशुद्ध जब हमें पूछा जाता है तब बहुत बार इस शब्द का शुद्ध अशुद्ध में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह की जो रह की मात्रा है वो क्या कर देते हैं, सह पर लगा देते हैं। सह पर लगा दे तो ये आशीर्वाद हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऋतु विसर्ग संधि के अनुसार आशी प्लस वाद, ठीक है। विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा, ये आगे किसका मेल हुआ है, वे का मेल हुआ है। ये वे या फिर है या फिर कोई भी घोष वर्ण या फिर ए आ स्वर का मेल होता है, तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, हलंत रह में। तो आशीर प्लस वाद ये गलत हो गया, और ये नया शब्द क्या बना, आशीर्वाद। और आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि दोस्तों, ऋत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार मैं नया शब्द लिखूं, आवी प्लस भाव, आवी प्लस भाव, तो नया शब्द क्या बनेगा दोस्तों, आविर्भाव बनेगा। और आविर्भाव शब्द में कौन सी संधि मानी जाती है, ऋत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। तो हमारा नियम कहता है ऋत्व विसर्ग संधि का, जो हमारा पहला नियम है वो कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर का मेल हो रहा हो, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा हो, कोई भी घोष वर्ण आ रहा हो, या फिर ये वह है का मेल हो रहा हो, तो दोस्तों विसर्ग किसमें बदलेगा, हलंत रह में बदल जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कराऊं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है भाई। नया शब्द है हमारे पास में बही प्लस मंडल, प्रादो प्लस भाव, ज्योति प्लस मय, धनो प्लस वेद, चतु प्लस भुज और आसी प्लस वचन। इसके अलावा है आयु प्लस वेद, यजु प्लस वेद, चतु प्लस दिशा, धनो प्लस धर और धनो प्लस धारी। बही प्लस मंडल, विसर्ग से पहले इस वर्ण या आगे कोस वर्ण का मेल हो रहा है, विसर्ग किसमें बदलेगा, हलंत रह में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों बहिर्मंडल हो गया। प्रादुर्भाव क्या हो जाएगा, ये प्रादुर्भाव हो गया। ज्योति में प्लस में क्या हो गया, ये ज्योतिर्मय हो गया, कि रे किसमें बदल गया, सॉरी विसर्ग किसमें बदल गया, हलंत रह में बदला।
धनो प्लस वेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, चतु प्लस भुज क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आशी प्लस वचन, तो दोस्तों ये आशीर्वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशीर्वचन। आयु प्लस वेद आयुर्वेद हो जाएगा। यजु प्लस वेद या यजुर्वेद हो जाएगा। चतु प्लस दिशा ये चतुर्दिशा हो गया। धनो प्लस धर ये धनुर्धर हो गया। धनो प्लस धारी, तो दोस्तों ये धनुर्धारी हो गया। इन सारे शब्दों में भी कौन सी संधि मानी जाती है, ऋत्व विसर्ग संधि मानी जाती है कि विसर्ग से पहले ए के अलावा अन्य स्वरों का मेल हुआ है। आप देख सकते हैं विसर्ग के बाद में या तो ए स्वर आया है या फिर घोषवर्ण या फिर ये व और केवल है का ही मेल हुआ है, ऐसा होता है तो दोस्तों वहां पर ऋत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। कौन सी संधि, ऋत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। ऋत्व विसर्ग संधि का एक और नियम पढ़ते हैं। ठीक है भाई, मिटा देता हूं। अब देखो ऋत्व विसर्ग संधि का एक नियम है, दो तरीके से यहाँ पर उसके बारे में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। कि दूसरा नियम है कि एक उपसर्ग होता है निर और दूर, निर और दूर। यदि ऐसे विसर्ग से पहले क्या है, ई और उ है, तो रे किसमें बदल रहा है, विसर्ग रे में बदल रहा है। सॉरी, विसर्ग किसमें बदल रहा है, रे में। यदि विसर्ग को रे में बदल दे तो ये क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा या फिर दू हो जाएगा, या फिर ये निरुपसर्ग और दूर उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, इनके बाद में यदि वापस रे का ही मेल होता है, क्या होता है, रे का ही मेल होता है। ठीक है, तो यदि विसर्ग आ रहा है या फिर रे आ रहा है तो इनका तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और ने में जो स्वर लगा हुआ है, ठीक है, ये मात्रा छोटी ई की मात्रा यानी छोटा ई स्वर है, ये ई स्वर किसमें बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई हो जाएगी। यहां पर दू है, छोटा ऊ है, तो ये किसमें बदल जाएगा, ये बड़े ऊ में बदल जाएगा। यानी हरिस्व किसमें बदल जाएगा दोस्तों, ये जो हरिस्व स्वर है ये हरिस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि निर और दुर उपसर्ग के साथ में या फिर नि और दू के साथ में, ठीक है, यहां पर रे हलंत में बदल रहा है, सॉरी विसर्ग किसमें बदल रहा है, रे में बदल रहा है, तो ये नी भी मिल सकता है और दू भी मिल सकता है। या फिर निर और दुर उपसर्ग के साथ में किसका मेल होता है, रे का मेल होता है। ठीक है, निर और दुर, निर और दुर उपसर्ग के साथ में किसका मेल होता है, रे का मेल होता है। तो हलंत रे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। हरिस्व स्वर किसमें बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। हरिस्व किसमें बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे नीर प्लस रस, ठीक है, नीर प्लस रस, निरुपसर्ग में आगे रेखा मेल हुआ, एक रेखा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और जो हरिस्व है वो दीर्घ में बदल जाएगा। तो हरिस्व छोटी ई आई है, ये छोटी ई किस में बदलेगी, बड़ी ई में बदलेगी। हरिस्व स्वर दीर्घ में बदल गया तो बड़ी आ जाएगी, और ये क्या हो गया, नीरस हो गया। नीर प्लस रव, नीर के साथ में किसका मेल हुआ है, रेखा मेल हुआ है, रेखा लोप हो जाएगा, हरिस्व किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, नीरव हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि निर प्लस रोग, तो नया शब्द क्या बनेगा, निरोग बनेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं दूर प्लस राज,
तो क्या हो जाएगा, ये दुर्राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुराज हो गया। या फिर लिखो मैं दुर प्लस रम्य, दुर प्लस रम्य, तो ये दुरम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुरम्य हो जाएगा। तो गुरुत्व विसर्ग संधि का एक नियम है कि निर और जो दुर उपसर्ग है उनके साथ में वापस रेखाएं मेल होता है, तो हलंत रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। और जो भी स्वर है, जो हरिस्व स्वर है, वो किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे तथ्य आपको विसर्ग संधि में हमने जितने भी ऋत्व, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और ऋत्व विसर्ग संधि पढ़ी है। दोस्तों हमें प्रश्न में सत्व, उत्व और ऋत्व हिंदी में ऐसा नहीं पूछेगा। इन सारे उदाहरणों में मैंने नियम के आधार पर आपको अच्छी तरह से समझाने की और पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे तथ्य आप सभी को समझ में आए होंगे। तो एक बार फिर से इजाजत लेता हूं, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।